हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग साबुन और अपमार्जक के ऊपर सवालों को करने वाले हैं। साबुन और अपमार्जक के ऊपर हम लोग सवालों को करेंगे और केमिस्ट्री हमारा इस टॉपिक के साथ समाप्त हो जाएगा। केमिस्ट्री के लिए 2 प्लेलिस्ट आपको देखने हैं अगर आप चाहते हो पूरी केमिस्ट्री को कंप्लीट करना। एक एनसीईआरटी नाम से जो प्लेलिस्ट होगा उसमें केमिस्ट्री के जो वीडियोज हैं, इसमें क्लास 9th और क्लास 10th में जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स वाइज अपलोड किए गए हैं। उसके बाद केमिस्ट्री वीडियोज़ नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिनमें मैंने टॉपिक वाइज करवाए हुए हैं केमिस्ट्री के टॉपिक्स। तो इन दोनों प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपका केमिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम लोग 30+ नहीं यहाँ 30+ नहीं है, टोटल 22 सवाल है। टोटल 22 सवाल है इस वीडियो में साबुन और अपमार्जक के ऊपर। इसके बाद बारी है पीडीएफ की। तो पीडीएफ 2-3 दिन का वक्त दीजिए। 2-3 दिन में, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को अरेंज करने होंगे, उनका आंसर लिखना पड़ेगा, आंसर की बनाना पड़ेगा। उसके बाद पीडीएफ जो है स्टोर पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसमें टाइम लगेगा 3 दिन का कम से कम। उसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आते हैं सवालों के ऊपर। निम्न में कौन एक बहुत पुराना अपमार्जक है? बहुत पुराना अपमार्जक है। देखिए, अपमार्जक 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग साबुन बोलते हैं, दूसरे को हम लोग संश्लेषित अपमार्जक बोलते हैं। सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। साबुन भी डिटर्जेंट है। आप बोलते हो साबुन और अपमार्जक, तो साबुन जो है ये अपने आप में एक अपमार्जक है, और जो आप अपमार्जक बोलते हो वो एक्चुअल में संश्लेषित अपमार्जक होता है। तो अपमार्जक 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग साबुन बोलते हैं और दूसरा होता है संश्लेषित अपमार्जक। इसी को आप साबुन और अपमार्जक बोलते हो। जब आप अपमार्जक बोलते हो तब हमारा मतलब होता है संश्लेषित अपमार्जक। तो जो साबुन है वो बहुत पुराना अपमार्जक है। तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन एक दीर्घ श्रृंखला वाला वसा अम्ल नहीं है? वसा अम्ल बोले तो फैटी एसिड। तो फैटी एसिड नहीं है। हम वसा अम्ल बोलते किसको है? जो वसा का निर्माण करते हैं। जो वसा का निर्माण करते हैं, जो अम्ल वसा का निर्माण करते हैं, उससे हम लोग वसा अम्ल बोलते हैं। तो कई सारे वसा अम्ल हो सकते हैं। मेनली आपको यहाँ पर 3 याद रखने हैं। इन्हीं 3 में से आपके एग्जाम में कोई एक दिख जाएगा। कोई एक आपको इसी 3 में से दिख जाएगा। स्टैटिक अम्ल, ये है हमारा स्टैटिक अम्ल, ये है ओलिक अम्ल और ये है पामिटिक अम्ल। आपको ये संरचना ध्यान में नहीं रखना है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर दीर्घ श्रृंखला वाला, यानी कि लॉन्ग चैन वाला। ये देखो कार्बन की लंबी चैन है। काउंट कर सकते हो यहाँ पर आप कार्बन 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से काउंट कर सकते हो। यहाँ भी देखो कार्बन की लंबी चैन है, यहाँ भी देखो कार्बन की लंबी चैन है। और यहाँ देखो अम्ल लिखा हुआ है, ये है हमारा C++OOH। यह है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। तो ये सारे क्या है? अम्ल है ना, लिखा हुआ है अम्ल है। तो ऑर्गेनिक में जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम अम्ल बोलते हैं तो वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है। तो ये सारे जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो क्या है? वसा अम्ल है, क्योंकि ये वसा का निर्माण करते हैं। हमारा आंसर यहाँ डी हो जाएगा। ये क्या है? पिक्रिक अम्ल, विस्फोटक है, जिसे हम लोग ट्राइनाइट्रोफेनॉल भी बोलते हैं। तो अभी मैंने आपसे कहा कि जो फैटी एसिड होते हैं वो फैट बनाते हैं। जो फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? फैट बनाते हैं, वसा का निर्माण करते हैं। यहाँ देखो एक लिखा हुआ है वसा, ये वसा है। यहाँ पर देखो वसा लिखा हुआ है, स्टेरिक अम्ल की ग्लिसरल एस्टर, जो कि एक वसा है, जो किससे बना है? स्टेरिक अम्ल से बना है। इसलिए हम लोग स्टेरिक अम्ल को बोल देते हैं कि ये वसा अम्ल है, फैटी एसिड है। यहाँ आप ध्यान से देखो, ये जो हमारा एक यौगिक है यहाँ पर, ये यौगिक कैसे बना है? स्टेरिक अम्ल से। देखो स्टेरिक अम्ल के 3 अणु यहाँ पर लिए गए हैं। यहाँ देखो C17 जो मैंने आपको चैन दिखाया था ना पिछली स्लाइड में, तो उसी को यहाँ पर फॉर्मूला में लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये पूरा हमारा स्टेरिक अम्ल है, ये एक स्टेरिक अम्ल है और ये एक स्टेरिक अम्ल है। ये 3 अम्ल जो है, ये 3 स्टेरिक अम्ल के जो अणु हैं ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट किया और तब जाकर के ये पूरा फैट का निर्माण हुआ था। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलते हैं तब जाकर के फैट बनता है यहाँ पर। इसी का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो बनता है सोडियम स्टेरेट। यही हमारा साबुन है। इसलिए आप पढ़ते हो कि जो साबुन होता है वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड का। और क्योंकि अभी आपने देखा सारे के सारे जो एसिड थे वो फैटी एसिड्स थे, फैट बनाते हैं, तो हम ये भी बोल देते हैं कि जो साबुन होता है वो सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट होता है
लॉन्ग चैन फैटी एसिड का, दीर्घ श्रृंखला वाले वसीय अम्ल का। तो ये जो सोडियम स्टेरेट है ये क्या है, ये देख लो सोडियम सॉल्ट है स्टेरिक एसिड का, जो कि एक फैटी एसिड है या फिर बोल दो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। साबुन होता है दीर्घ श्रृंखला वाला वसा अम्ल का सोडियम लवण, जो आपने अभी पिछले स्लाइड में देखा सोडियम स्टेरेट। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन एक साबुन है जो जल में घुलनशील है? साबुन जो जल में घुलनशील है, साबुन होता क्या है, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम या फिर पोटेशियम लवण, दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्ल के या फिर बोल दो कार्बोक्सिलिक अम्ल के। तो सोडियम स्टेरेट आपने देखा, आप चाहो तो यहाँ पर सोडियम हटा करके पोटेशियम लगा सकते हो। आपने रिएक्शन देखा था ना, जहाँ पर NaOH लिया गया था, आप चाहो तो वहाँ पर KOH डाल दो तो पोटेशियम स्टेरेट बन जाएगा। यहाँ देखो कैल्शियम स्टेरेट है, कैल्शियम स्टेरेट जल में नहीं घुलता है, कैल्शियम स्टेरेट ये जल में नहीं घुलता है, मैग्नीशियम ओलिएट ये जल में नहीं घुलता है, कैल्शियम पामीटेट जल में नहीं घुलता है। आप इन सब की जगह पर जहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम लिखा हुआ है वहाँ पर अगर आप सोडियम डाल दो या फिर पोटेशियम डाल दो तो साबुन हो जाएगा जो जल में घुलता है। ये हमारा आंसर। साबुनीकरण से बनता है, साबुनीकरण बोले तो सेपोनिफिकेशन, साबुनीकरण से साबुन बनता है। ये जो रिएक्शन है जो अभी आपने देखा इसी को बोलते हैं साबुनीकरण। यहाँ पर सोडियम स्टेरेट बना हुआ है, अगर आप यहाँ पर KOH ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो तो यहाँ पर पोटेशियम स्टेरेट बन जाएगा। साबुन जो त्वचा के लिए अधिक कोमल है, तो साबुन पोटेशियम का भी हो सकता है, सोडियम का भी हो सकता है। जैसे कि सोडियम स्टेरेट सोडियम साबुन है, पोटेशियम स्टेरेट पोटेशियम साबुन है, तो त्वचा के लिए अधिक कोमल है पोटेशियम साबुन। ये हमारा आंसर। दाढ़ी बनाने वाले साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए इनमें डैश मिलाया जाता है। दाढ़ी बनाने वाले साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए इनमें डैश मिलाया जाता है, इनमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ग्लिसरॉल का ना फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, ग्लिसरॉल को हम लोग ग्लिसरीन बोलते हैं। ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काम का है। CH2OH CH2OH बहुत ही आसान है याद रखना, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ये है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल मिलाया जाता है ताकि दाढ़ी बनाने वाला जो साबुन है वो जल्दी से ना सूखे। इसमें एक गोंद भी मिलाया जाता है, दाढ़ी बनाने वाला जो साबुन है इसमें एक गोंद भी मिलाया जाता है जिसे रोजिन गोंद कहा जाता है, ताकि दाढ़ी के साथ ये अच्छे से चिपक पाए। तो रोजिन गोंद भी होता है और ये जल्दी से ना सूखे, इसके लिए ग्लिसरॉल होता है। धुलाई के साबुनों में डैश जैसे पूरक डाले जाते हैं। पूरक का मतलब है फिलर, तो फिलर डाले जाते हैं। यह है सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट और बोरेक्स, इनमें से सभी, इन सब को एज ए फिलर इस्तेमाल किया जाता है धुलाई के साबुनों में, ताकि ये जो साबुन है और अच्छे से घुल पाए और एक्चुअल में इस साबुन का जो घटक है जो सफाई करने का काम कर रहा है, धुलाई करने का काम कर रहा है, वो समान रूप से क्या हो, डिस्पर्स हो जाए, ताकि जो भी हम साफ कर रहे हैं वो हर जगह से अच्छे से साफ हो। तो ये फिलर का काम होता है जो इसमें ऐड किया जाता है। ये तीनों ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, Na2B4O7.10H2O। संश्लिष्ट अपमार्जक के बारे में असत्य कथन चुने। संश्लिष्ट अपमार्जक, आपने अपमार्जक दो प्रकार के पढ़े, एक को कहा साबुन और दूसरा होता है संश्लिष्ट अपमार्जक। ये दोनों चाहे साबुन चाहे संश्लिष्ट अपमार्जक दोनों क्या है, शोधन अभिकर्मक है, शोधन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो संश्लिष्ट अपमार्जक है इसमें ये वाला जो अपमार्जक है यानी कि साबुन जो है, इनके सारे ही गुण होते हैं, लेकिन हम इसे साबुन नहीं बोलेंगे। तो यह एक प्रकार का साबुन है कहना गलत हो जाएगा। वास्तव में ये साबुन नहीं है, लेकिन साबुन के सारे गुण इनमें होते हैं। साबुन के पास एक लिमिटेशन है, एक कमी है कि ये केवल मृदु जल के साथ ही झाग देता है, यानी मृदु जल के साथ ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो संश्लिष्ट अपमार्जक है, जिसे आप आमतौर पर केवल अपमार्जक भी बोलते हो, ये मृदु जल और कठोर जल दोनों के साथ उपयोग किए जा सकते हैं, मतलब दोनों के साथ ये झाग उत्पन्न करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है, ये गलत था, ये हमारा आंसर। रिनाइनी भाग शोधन क्रिया में शामिल होता है। रिनाइनी भाग शोधन क्रिया में शामिल होता है, मतलब जो नेगेटिव पार्ट है वो शोधन क्रिया में शामिल होता है, मतलब कि सफाई में शामिल होता है। जो आपने देखे अभी संश्लिष्ट अपमार्जक, जिसे आप लोग आमतौर पर अपमार्जक बोलते हो, वो तीन प्रकार के होते हैं, रिनाइनिक अपमार्जक, धनाइनिक अपमार्जक, अनायनिक अपमार्जक। अब देखो जो रिनाइनिक अपमार्जक है उसमें रिनायन भाग जो होता है, रिनाइनी भाग जो होता है, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज जो पार्ट होता है वो शोधन क्रिया में शामिल होता है। जो धनायनी अपमार्जक होगा उसमें जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट होगा वो शामिल होगा शोधन क्रिया में। जो अनायनिक होगा उसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं होता है, तो हम उसे
अनायनिक अपमार्जक बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको दो अपमार्जक दिखलाए गए हैं, दो एनायनिक डिटर्जेंट दिखलाए गए हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इस दोनों में देखो सोडियम पे प्लस चार्ज है, यहाँ भी सोडियम पे प्लस चार्ज है, और ये इतना पार्ट है जिस पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ये इतना पार्ट है जिस पे नेगेटिव चार्ज है। तो एक्चुअल में जो शोधन क्रिया में भाग लेता है वो ये नेगेटिव वाला पार्ट लेता है, नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है वो भाग लेता है, इसलिए हम लोग इसे ऋणायनी भाग शोधन बोलते हैं। यहाँ पर देखो सोडियम डो डिसाइल बेंजीन सल्फोनेट है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, जो सल्फोनेट डिटर्जेंट होता है वो हमारा एनायनिक डिटर्जेंट होता है। जो सल्फोनेट डिटर्जेंट होता है वो एनायनिक डिटर्जेंट होता है। बेंजीन सल्फोनेट केवल आप इतना ध्यान में रखो, बेंजीन सल्फोनेट एक एनायनिक डिटर्जेंट है। अधिकतर घरेलू उपयोग में आने वाले अपमार्जक होते हैं। अधिकतर घरेलू उपयोग में जो अपमार्जक इस्तेमाल किए जाते हैं वो होता है सल्फोनेट, जो अभी आपने देखा यहाँ पर बेंजीन सल्फोनेट। कौन सा अपमार्जक है? तो एनायनिक अपमार्जक है। इसका इस्तेमाल ये दंत मंजन में भी होता है, यानी ये जो डिटर्जेंट है ये दंत मंजन में भी इस्तेमाल होता है। डैश में आयनिक भाग में हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। डैश में आयनिक भाग में, यहाँ पर आयनिक भाग नहीं होगा, धनायनी भाग होगा, राइट, धनायनिक भाग में। तो डैश में धनायनिक भाग में हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला है, यहाँ पर देखो आप, ये देख रहे हो 15 CH2 15 बार है, और किस पर है? कैटायनिक पार्ट पर है। ये पूरा क्या है? हमारा कैटायन है। एनायनिक पार्ट तो केवल ये है Br-, यहाँ पर हो सके तो Cl- भी हो सकता है। आप इस पूरे का नाम ध्यान में रखो, या फिर केवल आप इतना भी ध्यान में रखोगे ना तो भी आप एग्जाम में आंसर टिक मार दोगे कि जो अमोनियम ब्रोमाइड या फिर अमोनियम क्लोराइड होता है वो हमारा कैटायनिक डिटर्जेंट होता है। कैटायनिक डिटर्जेंट होता है, धनायनी अपमार्जक। बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, आप चाहो तो ये पूरा ध्यान में रख लो, आपका काम बन जाएगा कि ये एक डिटर्जेंट है, वो भी कौन सा? धनायनी, कैटायनिक। सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, इसमें जो कैटायनिक पार्ट होता है वही हमारा शोधन क्रिया में भाग लेता है। ऋणायनिक वाला में ऋणायनिक पार्ट और धनायनिक वाला में जो धनायनिक पार्ट होता है वही हमारा शोधन क्रिया में भाग लेता है। यहाँ पर Br- है, हो सकता है यहाँ पर Cl- हो। सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड का उपयोग होता है। ये जो सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है इसका इस्तेमाल हेयर कंडीशनर में होता है। हेयर कंडीशनर में इसका इस्तेमाल होता है, और इसके पास जो है जो कैटायनिक डिटर्जेंट है, यानी कि ये इसके पास जो है जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज भी है, यानी जर्म्स को भी ये मार सकता है, जीवाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को भी ये मार सकता है। बी हमारा यहाँ पर आंसर। स्टेरिक अम्ल और पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल से बनता है। पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल या फिर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल बोल दो आप, से बनता है। और स्टेरिक अम्ल यह है अनायनिक अपमार्जक। यहाँ अनायनिक का मतलब नेगेटिव चार्ज मत समझना, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ देखो साबुन है, यहाँ पर कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपको नहीं दिखलाया गया है। तो ये स्टेरिक अम्ल और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से बनता है। सी हमारा यहाँ पर आंसर। बर्तन धोने के उपयोग में आने वाले द्रव अपमार्जक डैश प्रकार के होते हैं। बर्तन धोने के लिए जो हम लोग द्रव अपमार्जक लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं उसमें अनायनिक होता है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, अनायनिक डिटर्जेंट होता है। साबुन और अपमार्जक तेल और वसा को डैश बनाकर निष्कासित करते हैं। साबुन और डिटर्जेंट ये तेल या फिर वसा को डैश बना करके निकाल देते हैं। यह है मिसेल। मिसेल हमारा यहाँ पर राइट आंसर। क्या होता है मिसेल? ये देखो आप, ये हमारा साबुन है, सोडियम स्टेरेट लॉन्ग चैन, क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन फैटी एसिड, या फिर बोल दो कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट भी हो सकता है, पोटेशियम सॉल्ट भी हो सकता है। कभी कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट ये सब नहीं होगा, सोडियम या फिर पोटेशियम ही होगा। तो ये जो हमको दिखलाया गया यहाँ पर, ये हमें दिखलाया है कि लॉन्ग चैन है, लॉन्ग चैन है, और इनके दो एंड है, दो एंड है। एक एंड वो है, यानी एक सिरा वो है जो जल में घुल जाता है, उसे हम लोग जल रागी बोलते हैं, या फिर बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार है इसे। और एक वो होता है जो जल में नहीं घुलता है, वो है वसा में घुल जाएगा, तेल में घुल जाएगा, जल में नहीं घुलेगा, तो उसे हम जल विरागी सिरा बोलते हैं। बोले तो हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, फोबिक है, हाइड्रोफोबिक है मतलब पानी से डरता है, तो ये पानी में नहीं घुलेगा। ये वाला जो एंड है ये पानी में नहीं घुलेगा, और ये वाला जो एंड है ये पानी में घुल जाएगा। जो पानी में नहीं घुलेगा वो वसा में घुल जाएगा, तेल में घुल जाएगा। तो जो जल रागी है, जल रागी सिरा है, उधर की तरफ हमारा Na+ होता है, ये जो Na है,
और इधर की तरफ हमारा ये वाला पार्ट होता है। तो एक सिरा है जल रागी जो जल में घुलेगा, एक है जल विरागी जो जल में नहीं घुलेगा, वसा और या फिर बोल दो जो गंदगी है जिसको हम हटाना चाहते हैं उसमें घुल जाएगा। जो गंदगी है यहाँ पर मेनली तेल या फिर वसा होता है। तो हुआ कुछ ऐसा, ये कपड़ा है, ये कपड़े में क्या है, एक मैल है, एक मैल है जो कि तेल हो सकता है, वसा हो सकता है, मतलब ऑयल या वसा बोल दो आप, ये हो सकता है। तो जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर साबुन को घिसते हैं, जब हम साबुन को यहाँ पर घिसते हैं तो क्या होता है, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे अणु जो है, ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये देख रहे हो, ये बनते हैं। बनने के बाद यहाँ पर देखो आपको दिखलाया गया है, ये जो डार्क कलर का जो पार्ट है ये हमारा जल रागी सिरा है जो जल में घुलेगा, और जो जल विरागी सिरा है ये जाकर के मैल में जाकर के घुल जाएगा। तो सारे जो अणु हैं वो देखो धीरे 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 कुछ इस प्रकार के अरेंजमेंट बना लेते हैं कि मैल के चारों तरफ कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट बनता है चारों तरफ से, जिसमें कि जो जल रागी सिरा होगा वो जल की तरफ होगा और जो जल विरागी सिरा होगा वो गंदगी की तरफ होगा, ये गंदगी की तरफ होगा। जब इस प्रकार का अरेंजमेंट हो जाता है तो ये खींच करके मैल को बाहर निकाल देता है। ये जो पूरी संरचना है ना यहाँ पर, ये जो पूरा बोल सकते हो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, इसी को हम लोग मिसेल बोलते हैं, इसी को हम लोग मिसेल बोलते हैं। यहाँ पर वसा या फिर जो बोल दो मैल, गंदगी जो हमें निकालना है साबुन से, वो होगा यहाँ पे। साबुन अणु के जल में विलय सिरे को कहते हैं। साबुन अणु का जो सिरा जल में घुल जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल रागी सिरा बोलते हैं। निम्न में कौन जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील है साबुन अणु का जल रागी सिरा। डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये जल में नहीं घुलता, ये सब जल में नहीं घुलता। अगर जल में ये सब घुल जाता तेल वसा तो फिर साबुन का जरूरत ही नहीं पड़ता, हम पानी के साथ ही घोल करके इसको पानी में निकाल देते हैं। साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है, साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है क्योंकि जो मिसेल बनता है वो करता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है। कौन, मिसेल। जो मिसेल बनता है ना वो आराम से लाइट को स्कैटर कर देता है, जिसके कारण साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। सी हमारा आंसर। निम्न में कौन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो साबुन बायोडिग्रेडेबल होता है तो ये आंसर नहीं होगा। प्रसाधन साबुन कोई सा भी हो बायोडिग्रेडेबल होता है, यहाँ पूछा है कि नहीं होता है, वो बताना है। अब आ जाओ अपमार्जक में। अपमार्जक में अगर हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला शाखित है, ब्रांच्ड है, अगर अपमार्जक में हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला है, चैन है, अगर वो ब्रांच्ड है, शाखित है, तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा, मतलब जो बैक्टीरिया है इस पे एक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो अशाखित है तो फिर वो बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अपमार्जक जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में ब्रांच है तो नहीं होगा, अगर नहीं है तो हो जाएगा। बी हमारा आंसर। साबुन और अपमार्जक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। साबुन और अपमार्जक में कुछ पदार्थ मिलाया जाता है जिसे कहा जाता है सरफेक्टेंट। ये जो सरफेक्टेंट होता है ये पानी के जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है ताकि जो जल है वो कपड़े पे अच्छे से चिपक पाए, क्योंकि पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा तो फिर जल जो है वो कपड़े को अच्छे से भिगा नहीं पाएगा। तो पृष्ठ तनाव जो है कम कर देता है ये सरफेक्टेंट, जो कि साबुन और अपमार्जक में मिलाया जाता है ताकि जो पानी है वो और भी अच्छे से कपड़े को भिगा पाए। तो यहाँ पर ये केमिस्ट्री का वीडियो समाप्त होता है। PDF आपको मिल जाएगा, 2-3 दिन में मिल जाएगा स्टोर पे। जो ये बोल रहे हैं कि फिजिक्स का चैप्टर अपलोड कीजिए, फिजिक्स करवाइए, तो फिजिक्स का कोई चैप्टर नहीं आएगा। अब आपके एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, तो इस हिसाब से जो मुझे इंपॉर्टेंट वीडियो लगेगा बनाने चाहिए वो मैं आपको बना करके प्रोवाइड करवाऊंगा। बट कोई चैप्टर अब नहीं आएगा, ठीक है, कोई चैप्टर नहीं आएगा फिजिक्स में। थैंक यू सो मच।